हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज का लेकर आए हैं। आज का वीडियो हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 9th में चलते हैं दो कोर्स ए और बी। ठीक है, तो इन सभी को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं इनके रिवीजन पर, यानी कि वन शॉट रिवीजन। एक ही शॉट में हम पूरी तरीके से इन चैप्टर्स को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चंस के लिए वन शॉट में क्या? देखिए, वन शॉट में हम पूरा चैप्टर ले रहे हैं एक बार में। तो जैसे हम कोई एक टॉपिक प्रैक्टिस कर समझते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से जब हम चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर हमारी समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि ये सिर्फ एक क्विक मूवमेंट हो जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है, हमें नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ है जो हमने अभी तक नहीं समझी है। तो उस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसको अच्छे से समझ लें, जान लें, कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपके सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन लेकर आऊँगी। तो अभी हम, जैसे मैंने बोला कि क्लास 9th में हमारे पास दो कोर्सेज चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। ठीक है, तो अब अगर कोर्स ए की हम बात करें तो हमारे पास दो बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। इसके अलावा कोर्स ए में आपके पास व्याकरण के टॉपिक रहते हैं, लेखन के टॉपिक रहते हैं। तो अभी जो हम वन शॉट रिवीजन आपको करवा रहे हैं, ये हम करा रहे हैं कोर्स ए के। ठीक है, तो कोर्स ए में जो हमारी पहली बुक है यानी कि क्षितिज भाग 1, ये दो खंडों में विभक्त है, यानी कि दो खंड में बटी हुई है। एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो ये बुक शुरू कहाँ से हो रही है? गद्य खंड से। ठीक है, 9th क्लास की आपकी क्षितिज की बुक गद्य खंड से शुरू होती है, जहाँ पर पहला चैप्टर हमारा है दो बैलों की कथा, जिसका वन शॉट रिवीजन हम आपको दे चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने किस पर? गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर, जो कि है लेहासा की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो, क्लास 9th हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा अध्याय है लेहासा की ओर। वन शॉट रिवीजन है। अब यहाँ पर क्या है ये लेहासा की ओर? पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर करो तो दो चीज़ें उस चैप्टर के बारे में बेसिक समझा करो कि ये चैप्टर लिखा किस विधा में गया है और इसके राइटर कौन है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर हमने जब पढ़ा था दो बैलों की कथा, तो वो गद्य खंड की विधा थी, कौन सी? कहानी। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लेहासा की ओर, ये गद्य खंड की विधा है यात्रा वृत्तांत। अब देखिए, यात्रा वृत्तांत दो तरीके से लिखा जाता है। यात्रा वृत्तांत का अच्छा पहले मतलब बता दूं, फिर उनके तरीके बताती हूँ। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जैसे हम लोग कहीं घूमने गए, आप लोग भी बहुत जगह जाते हो, ट्रैवलिंग पे घूमने जाते हो, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, कैसे कैसे आपने लोगों से मिले, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ क्या जाना, क्या समझा, ये सारी चीज़ें होती। तो यही चीज़ें जो हैं आपको यात्रा वृत्तांत में लिखनी होती हैं। ठीक है, अब जैसे अब ये यात्रा वृत्तांत, जैसे मैंने कहा कि दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आज सुबह हम निकले, अब हमने जो भी किया, हम ट्रेन लिया, हमने बस लिया, वहाँ पे हम जहाँ रहे, मान लीजिए ट्रेन में, तो हमारे आसपास के जो है लोग कैसे रहे, फिर उसके बाद हम कितने बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, फिर वहाँ से हम होटल गए या कहीं घूमने गए। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें करते हैं पूरा दिन में, वो हम रात में बैठकर उसे स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। दूसरा तरीका यात्रा वृत्तांत का ये होता है कि हम पूरी यात्रा खत्म करके आ जाते हैं, उसे समराइज वे में प्रस्तुत कर देते हैं। ये लेखक दो तरीके से यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे पहला तरीका इसलिए लिखा जाता है ताकि हम यात्रा को डिटेल में बता सकें कि अब इवन अगर हम आज एक मंदिर भी गए तो वहाँ पर हमने कौन से भगवान के दर्शन किए या क्या चीज़ें जानी समझी, ये सारी चीज़ें हम जब रात में लिखते हैं पूरा दिन के बाद तो हम लिखते हैं। लेकिन समराइज वे में क्या होता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं सिर्फ वही आती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं जिन्होंने यात्रा करी है, वो है राहुल सातकायन जी। ठीक है, बेसिक तौर पर वो हिंदू रहे, ब्राह्मण, लेकिन आगे चल के उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने आगे चल के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इन्होंने 2 बार जो है तिब्बत की यात्रा करी। ठीक है,
अब उस यात्रा में, पहली यात्रा दूसरी यात्रा, उनमें फ़र्क भी आपको इसके अंदर बताया जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब लेखक लिखेंगे ना, अभी जब हम पढ़ेंगे, तो जब ये यात्रा कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम जब यात्रा कर रहे हैं एक भिखमंगे यानी भिखारी के तौर पे, ठीक है। अब भिखारी के तौर पर वो यात्रा क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न बता दें। क्योंकि जिस समय ये यात्रा कर रहे हैं, यानी कि ये सन जो है आपका 1929 और 30, तो ये आपको पता है कि भारत की आज़ादी से पहले का समय है, और उस समय किसी भी भारतीय को तिब्बत जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। तो हमें लटकोर के रास्ते से जाना पड़ता था। तो उस समय तरीका उन्होंने अपनाया कि, और उस समय बताएं इन पहाड़ी इलाकों पे निर्जन इलाके बहुत थे, बहुत खतरा था। तो अगर हम भिखारी के वेश में जाते हैं तो ईजिली जाना, अगर हम एक सभ्य व्यक्ति के, संभ्रांत व्यक्ति के तौर पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे परमिट्स हैं, परमिशंस हैं, सब लेने पड़ते हैं। इसलिए इन्होंने इस भिखारी के रूप में एक यात्रा करी। अब इस यात्रा के तौर पे उन्होंने अपना एक गाइड भी रखा, जो थे वहीं के बौद्ध भिक्षु। कौन थे? सुमति, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये यात्रा हो क्या, क्योंकि बीच बीच में वो यात्रा, अभी एक यात्रा कर रहे हैं, फिर अपनी बाद वाली यात्रा या पहले वाली यात्रा, इस तरीके से वो याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते क्या है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। मैंने बताया ना, उन्होंने 2 बार यात्रा करी है। पहली तिब्बत यात्रा का वो वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी, ठीक है। तो आपको नहीं जा, हमने बताया ना कि पहले आपको डायरेक्ट भारत से आप नहीं जा सकते थे, तो नेपाल के थ्रू होके जाना पड़ता था। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी कि एक भिखमंगे का छद्म वेश का मतलब क्या होता है? भिखमंगा मतलब भिखारी, ठीक है। छद्म मतलब क्या था? अब वो एक्चुअली तो भिखारी थे नहीं, उन्होंने वेशभूषा भिखारी की धारण की हुई थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी लडिकोर का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का ही रास्ता था। तो हमने बताया ना, अभी आप अगर जाएंगे तो फरी लडिकोर से आप होते हुए तिब्बत जाएंगे। ये रास्ता पहले नहीं बना था, तो इसलिए नेपाल होकर जाते थे, और सब भारतीयों को नेपाल जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये भिखारी का वेश लिया था उन्होंने। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते हैं। तो अब क्या है कि नहीं जाते थे तो नेपाल के जाते थे, तिब्बत के जाते थे, और भारत के जो भी एक रास्ता था वो सिर्फ एक यही रास्ता था। यह रास्ता व्यापारिक और सैन्य रास्ता भी था। यानी कि अगर आपको एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है, तिब्बत जाना है, व्यापार करना है, तो भी यही रास्ता था। सैनिक की आवाजाही भी इन्हीं रास्तों पर होती थी, और जो साधारण इंसान होते थे वो भी इसी रास्ते से यात्रा करते थे। इसीलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तो मुख्य रास्ता तो वो हुआ कि जो मेनली हमारे आने जाने का रास्ता हो, ठीक है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं होता। वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, और घर की बहू तथा सास उसे आपके लिए पका देंगी। अब देखिए, जब हमारे लेखक 1929 और 30 में जब गए, तो उस समय भारत की जो स्थिति थी, अब वो भारत से गए थे, तो भारत की स्थिति वो क्या देख रहे थे? भारत की स्थिति में भाई पर्दा प्रथा थी, छुआछूत, जात पात भी था, ऊंच नीच था, अमीरी गरीबी थी, सब कुछ था। अब जब ये वहाँ पर गए तो उन्होंने भारत से बिल्कुल उलट सभ्यता वहाँ पर देखी। वहाँ औरतें पर्दा नहीं कर रही, किसी तरह की जात पात नहीं है, छुआछूत नहीं है, अपरिचित लोग यानी कि जो अनजान लोग हैं उन्हें घर के अंदर तक आने दिया जाता है। लेकिन भारत में उस समय तक क्या था भाई? उस समय अंग्रेजों का शासन था, हर तरफ वैमनस्यता थी। भाई अंग्रेजों का काम क्या था? वोट डालो, राज करो। तो वो 2 जातियों हिंदू मुसलमानों के बीच ही झगड़ा करवा देते थे। तो उससे चक्कर हिंदू मुसलमान भी एक तरीके से बहुत आपस में जो है मनमुटाव बढ़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें वो भारत में देख रहे थे, और जब वो नेपाल वहाँ तिब्बत गए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी, ठीक है। अब उन्होंने वहाँ पर देखा कि भाई कि अगर आप भिखारी हो तो आपको घर के अंदर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं लेते थे कि भाई भिखारियों के से ये रहता था कि वो घर में कुछ चोरी वोरी कर लेंगे, इसलिए उन्हें अंदर नहीं ले जाते थे। नहीं तो अगर आप कोई अनजान आदमी हैं तो आपको वहाँ के लोग अपने किचन तक जाने देते थे कि भाई आप
जो है अपने लिए चाय खुद बना लो। अगर आप नहीं बनाने हैं तो अपनी तरफ से चाय, दूध, पत्ती दे दो। वहाँ के घर की जो भी स्त्रियाँ होती थी वो चाय वगैरह बनाकर दे दिया करती थी। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा था कि वहाँ पर लोगों को डर नहीं है अनजान लोगों से, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सद्भावना है, साथ ही साथ जात पात छुआछूत तो है ही नहीं। औरतें बड़ी स्वतंत्र हैं। जो स्वतंत्रता लेखक यहाँ भारत में नहीं देख रहे थे वो स्वतंत्रता वहाँ देख रहे थे। अब ये देखिए, ये होता है ना, हम जिस माहौल से जाते हैं उससे डिफर अगर हम माहौल देखते हैं तो क्या होता है, उसे हम मेंशन करते हैं। यही चीज़ राहुल जी ने देखी। उन्होंने भारत में जो है ये माहौल अलग देखा, नेपाल में अलग देखा। अब जब वहाँ, जैसे कि अभी यहाँ लेखक ने बताया कि भाई ये एक सैनिक रास्ता भी था, तो उस समय तिब्बत पर चीनी परितज्ञ किले थे। एक परितज्ञ का मतलब होता है जिन्हें त्याग दिया गया हो। अब उस समय जब चीनी सेना वहाँ पर थी, लड़ाई करती थी, तो वहाँ छोटे छोटे से जो है किले टाइप के बनाए गए थे। क्योंकि भाई देखिए, तिब्बत में मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडा भी बहुत होता है। तो अगर वहाँ पर सैनिकों को रुकना है तो छोटी छोटी चौकियाँ टाइप के महल के बनाए जाते थे, जिसके अंदर 8-10 सैनिक आराम से रुक सकते हैं, रह सकते हैं, इस तरीके से। अब जब हमारे लेखक गए ना, तो वहाँ पर उन्होंने रास्ते में ऐसे बहुत सारे परितज्ञ किले देखे, छोटे छोटे से, जिन्हें अब चीनी सैनिक तो अब वहाँ है नहीं, तो जिन्हें वो छोड़कर जा चुके हैं। और अब वहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं, या लोग वहाँ पर रहने लगे हैं। इस तरीके से हो गया है वहाँ। ठीक है। परितज्ञ चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। अब ये क्या हुआ कि परितज्ञ किले में वो रुके थे। अब चूंकि वो भिखारी थे तो उन्हें कोई अपने घर में तो रह नहीं रहा था, ना रहने के लिए कोई अच्छी जगह दे रहा था। तो वो जो परितज्ञ एक खाली किला था उसी में रुके गए थे वो। अब वहां से सुबह होने पर जब चले तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी दी, यानी कि जो टैक्स होता है, जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे हम लोग टोल टैक्स देते हैं। टोल टैक्स होता है, क्या मतलब होता है, फास्टैग, आप लोग जानते हो फास्टैग। तो ये जो रास्ते बनते हैं इनकी खर्चा निकालने के लिए सरकार छोटे छोटे टैक्स लगाती है कि आप अगर इस रास्ते पे जा रहे हो तो वो दो। अब जब उसका मैन्युफैक्चर कॉस्ट निकल जाती है तो वो टोल्स को उन रास्तों से हटा दिया जाता है। ठीक है। आप कभी कभी ये देखोगे बहुत सारे टोल्स बंद कर दिए जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जब नया नया रास्ता बनता है तो वहाँ पे वो टोल्स लगाए जाते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट निकाली जाएगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब उनका मैन्युफैक्चर कॉस्ट निकल आता है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जब भी निकल आए, तो फिर उन मैन्युफैक्चर कॉस्ट के हटते ही वहाँ से वो टोल्स हटा दिए जाते हैं। ये एट प्रेजेंट के समय है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था भाई, पहले क्या होता था, बहुत सारी जनजातियाँ होती थीं, वो अपने रास्ते से गुजरने के लिए टैक्स लगाते थे, मगर ये टैक्सेस कभी ख़त्म नहीं होते थे। अगर वो आज से 10 साल पहले लग रहे थे तो 50 साल बाद भी लगते ही रहेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय लोगों का टैक्स है, वो अपने एरिया से गुजरने दे रहे हैं, उन रास्तों को उन्होंने सही करके रखा है, मेंटेन किया हुआ है, तो ये राहदारी होती है। तो जब वो आगे चले तो तिब्बत की उस समय की करेंसी चिटे को उनको 2 देने पड़े थे उस व्यक्ति को, और उसके बाद वो थोंडला के आखिरी गांव तक पहुंच गए। यहाँ सुमति, जो मंगोल भिक्षु राहुल का दोस्त, मंगोल सुमति पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह मिल गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो आगे बढ़े तो यहाँ पर उनके जो दोस्त हैं और जो कि एक मंगोल थे। अब मंगोल्स भी आप आए थे भारत, आपको पता है ना, मंगोल आक्रमण करने आए थे। तो मंगोल्स भी जब आए यहाँ पे तो उनकी प्रजाति भी यहाँ पर बसी। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि भाई मुगल्स आए, वो लोग यहाँ पर रहे, अंग्रेज़ आए, यहाँ पर रहे, उसी तरीके से मंगोल्स भी आए और यहाँ पर रहे। तो उनके कुछ लोग यहाँ पर रह गए। ठीक है भाई, उन्होंने शादी वादी करी, उनके बच्चे हुए, फिर उसी तरीके से। तो ये जो सुमति, जो जिनके साथ लेखक हमारे आगे की यात्रा करने वाले थे, जो उनके दोस्त भी थे और साथ ही कम गाइड भी थे। ठीक है, क्या थे? गाइड। क्योंकि अब आगे के रास्ते के लिए उन्हें एक गाइड चाहिए था, तो उन्होंने सुमति को हायर किया। भाई जो भी ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है चैप्टर में कि भाई कुछ पैसे पे दिया या जो कुछ भी किया हो, मगर वो एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं ये भी आपको मैं बेसिक से बता देती हूँ। आप सभी को पता है कि तिब्बत में सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म है। तो वहाँ पे बड़े बड़े मठ बने हुए हैं। तो उन मठों में रहने वाले जो लोग हैं वो एक भिक्षु की तरह जीवन, यानी कि वो जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। तो सुमति जो हैं वो एक बौद्ध भिक्षु हैं।
ठीक है, और मंगोल जाति के हैं। तो वहां से उन्होंने अपनी आगे, अब थोंडला के जो आखिरी गांव में जब वो पहुंचे तो वहां पर, अब चूंकि वो एक भिखारी थे इसलिए कोई उन्हें अपने घर में रहने की जगह नहीं दे रहा था ठीक से, लेकिन सुमति की जान पहचान थी इसलिए उन्हें वहां पर रहने की जगह मिल जाती है। और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था क्योंकि वे एक भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। पहचान, भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह मिली। ठीक है, अब भिखारी होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए। क्यों? क्योंकि सुमति उनके साथ थे, सुमति के पहचान के ये थे। तो सुमति के पहचान के चलते जब ये एक भिखारी के रूप में इन्होंने पहली यात्रा करी थी तो उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा क्योंकि वे भिखारी नहीं एक भद्र यात्री के वेश में थे। तो लेखक ने अपनी पहली यात्रा में बताया कि भाई उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई क्योंकि सुमति उनके साथ थे। लेकिन सिर्फ इसी यात्रा के 5 साल बाद उन्होंने फिर से यात्रा करी थी, तिब्बत की यात्रा करी, लेकिन उस समय उन्हें अच्छी रहने की जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस बार वो एक बड़े ही सभ्य और भद्र व्यक्ति के रूप में थे और सुमति भी इनके साथ नहीं थे, इसलिए इनको रहने की अच्छी जगह नहीं मिली। इन्हें एक छोटी सी झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी में रहने की जगह मिली और वो वहीं पर रहे थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा ठोंडला प्राप्त करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। हमेशा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ो जो यात्रा वृत्तांत हो, उसमें कुछ नाम आते हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं, उनको आपको एज इट इज ही लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम एक स्थान की बात करने जा रहे हैं, डांडा ठोंदला। ये बहुत ही ऊंची जगह है, 16-17 हजार फीट। अब ये 16-17 हजार फीट हमेशा, मैंने वैसे चैप्टर डिटेल में भी समझाया था, आपको भी समझा देती हूँ। ये 16-17 हजार फीट जो है वो सी लेवल से नापा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जियोग्राफिकल फिगर की हाइट्स को हम नाप रहे हैं, या आपके ऊपर देख रहे हो एरोप्लेन उड़ रहा है, अगर वो कितने हजार फीट पे उड़ रहा है, तो आप कहते हो ना, नापने के लिए एक बेस होना चाहिए और वहां तक होना चाहिए। तो ये बेस हमेशा सी लेवल पर नापा जाता है। ठीक है, समुद्र से जो है इसकी ऊंचाई नहीं, समुद्र तल की ऊंचाई नहीं, समुद्र जो वाटर लेवल होता है वहां से कितनी ऊंचाई पे हमेशा नापा जाता है। तो जैसे आप बोलते हो ना एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कहाँ से नापी जा रही है? वो सी लेवल से नापी जा रही है, हमेशा ध्यान रखना। तो उसी तरीके से डांडा ठोंदला सी लेवल से, समुद्र से जो है, समुद्र जल स्तर से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर मौसम भी उतना ही विकट है और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गांव नहीं है, तो ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, ऊंचाई है, विकट मौसम है, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे जब उस गांव में रुक चुके थे, आखिरी गांव में, थोंडला के आखिरी गांव में, अब उसके बाद इन्हें नेक्स्ट डे कहाँ जाना था? डांडा ठोंडला। ठीक है, डांडा ठोंडला जाना था। अब डांडे को तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। क्यों माना जाता है? इसका रीजन क्यों उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि भाई एक तो ये बहुत ऊंचा है, दूसरा वहां पर जितनी ऊंचाई है मौसम विकट है, तो वहां पर लोगों का नामो निशान भी नहीं है, गांव ही नहीं है, वहां पर गांव नहीं है तो लोग नहीं है, तो निर्जन है। डाकुओं की छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते हैं। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। अब ये इतनी ऊंचाई थी, इस ऊंचाई के कारण यहाँ निर्जन इलाका, तो इसके कारण यहाँ पर क्या कि भाई डाकू यहाँ छिप जाया करते थे, तो जो यात्री यानी कि जो ट्रैवलर्स होते थे उनको आसानी से ये लोग लूटा करते थे। अब इसका एक रीजन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूंकि ये बहुत खतरनाक जगह है, तो यहाँ पर सरकार की भी उतनी सख्ती नहीं थी। तिब्बत में उस समय जो प्रेजेंट सरकार थी वो उतनी सख्ती में नहीं थी, वो बहुत नरमी के साथ चलती थी। अब इसके नरमी का रीजन भी क्या है, देखिए क्या होता था। डाकू जब किसी व्यक्ति पर अटैक करते थे, मान लीजिए यात्रा कोई अगर कर रहा है तो 2 या 3 व्यक्ति करेंगे, जाहिर सी बात है 2 से 3, मिनिमम 3 तो 2 या 3 तो करेंगे, अकेला व्यक्ति तो ट्रैवल नहीं करेगा। तो जब कोई व्यक्ति जाता था तो ये डाकू सबसे पहले जब अटैक करते थे तो जितनों को सबको पहले मार देते थे, जान से मार दिया, जान से मारने के बाद वो सामान को लूटते थे। इसका रीजन क्या होता था, क्योंकि जान से मार दिया तो इससे, जैसे मान लीजिए हमने अगर आप पर अटैक किया, मैं एक डाकू हूँ, मैं आप पे अटैक कर रही हूँ,
तो आप अपना डिफेंस भी करोगे ना। तो वो उसके चक्कर में क्या होगा कि भाई वो व्यक्ति मुझ पर अटैक करे उससे पहले मैं उसको मार दूं। पहला रीजन ये रहता था। दूसरा, मारने के बाद कोई गवाह ही नहीं छूटता था कि भाई किसी व्यक्ति की कोई गवाह छूटे। अब इसमें एक चीज और कहानी जुड़ी है, हमेशा ध्यान रखिए कि जो है वहां पर कानून से संबंधित, वो से हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं था। जैसे हम लोग क्या है कि भाई हम लोग को अगर राइफल करनी है या पिस्टल रखनी है या कुछ भी रखना है तो हमें उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लोग चूंकि इतने निर्जन इलाके में रहते थे, कोई कानून, हथियार को लेकर कानून नहीं था, तो लोगों के पास लाठी डंडे की तरह चाकू, खोरपा, पिस्तौल, बंदूक आराम से रहती थी। तो डाकुओं को भी ये डर रहता था कि अगर मैंने इन लोगों को नहीं मारा तो ये पलटकर हमको मार देंगे। इसलिए डाकू जब हमला करते थे तो सबसे पहले जितने लोग होते थे सबको जान से मार डालते थे। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये कि अगर भाई हमने नहीं मारा, ये बच गया, तो जाकर पुलिस को गवाही देगा, पुलिस आकर यहाँ रेड करेगी और हमको पकड़ेगी। तो इसलिए कोई गवाही मत छोड़ो। अब वहाँ पे भी अगर लोगों को मार दिया जाता तो 2-2 दिन 3 दिन तक किसी को खबर नहीं होती, क्योंकि वहाँ से कोई आने जाने वाला नहीं, वहाँ कोई रहने वाला नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। इसीलिए उसे खतरनाक जगहों के नाम पे जाना जाता था। तो वहाँ पर सरकार की नरमी थी, सरकार मुस्तैदी नहीं रखती थी, तो भाई डाकुओं का बोलबाला था उस जगह पर। अब हमारे लेखक जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें इस चीज का डर कम था। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक खुद भिखारी हैं, तो डाकू एक भिखारी पे हमला क्यों करेगा, है कि नहीं भाई? डाकू एक भिखारी पे हमला क्यों करेगा, उसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा इस डर से निश्चिंत थे। और उन्हें लगा भी कि अगर जो है किसी डाकू ने मुझ पर हमला कर भी दिया तो मैं जल्दी से अपनी टोपी उतारूंगा, हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ जाऊंगा, कूची कूची करूंगा। कूची कूची का मतलब क्या होता है? दया दया, पैसा पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से वो डाकू हमको मारेगा नहीं। इसलिए हमारे लेखक जो है निश्चिंत होकर जा रहे थे, उन्हें उस रास्ते से डर नहीं था। हाँ, लेकिन हाँ, ऊंचाई का डर जरूर था, क्योंकि भाई वो बहुत ऊंचा स्थान था, इसलिए उससे डर था। दूसरे दिन उन्होंने डांडी की चढ़ाई घोड़े से की, जिससे उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। तो समझ में आया। अब चूंकि रास्ता दुर्गम हो रहा था, ऊंचा हो रहा था, और साथ ही साथ मौसम भी बड़ा विकट हो रहा था। मान लीजिए अगर सूरज सामने से निकला और मैं ऐसे चल रही हूँ, तो क्या होता था, सूरज अगर मेरे सामने यहाँ पड़ रहा है तो मेरा ये पूरा पोर्शन जलने लगेगा और पीछे की तरफ मुझे ठंड लगेगी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और उनके पास सामान भी था, तो इसलिए उन लोगों ने घोड़े कर लेना ज़्यादा उचित समझा कि अब हम बाकी आगे का रास्ता घोड़े से करेंगे। अब जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, दक्षिण की तरफ उनको जो है खाली नंगे पहाड़ दिख रहे थे और उत्तर की तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे निकल गए। अब हमारे भाई सुमति एक घोड़े पर और हमारे लेखक दूसरे घोड़े पर। अब चढ़ाई चढ़ गए। चढ़ाई चढ़ने के बाद उतराई आती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो उतराई भी आएगी, उतरना भी पड़ेगा। तो जब वो उतरने लगे तो क्या हुआ, एक तो इनका घोड़ा स्लो था, सुमति के घोड़े से स्लो चल रहा था। दूसरी चीज, अब स्लो चलने के कारण सुमति तो आगे निकल गए और ये पीछे रह गए। अब एक जगह से इनको रास्ता मुड़ना था दाएं और ये मुड़ गए बाएं। दिया ना कि वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए। अब आगे जब उतराई, क्योंकि सुमति पहले जा चुके थे तो इन्हें रास्ते का उतना अंदाजा नहीं था। अब इनको जाना था दाहिनी ओर और ये चले गए बाईं ओर। काफी आगे चलते जाए कोई नहीं मिले, तब इन्होंने किसी से पूछा तो फिर उस रास्ते पर वापस आए, जिसकी वजह से ये सुमति से काफी पिछड़ गए। करीबन 1.5 घंटे जो है ये इधर उधर हो गए। बाद में पूछकर पता चला लडगोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई और उधर सुमति नाराज हो गए। परंतु जल्दी ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब इधर क्या था, लडकोर में जहां पर पहुंचना था सुमति वहां पहले पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर लेखक का इंतजार कर रहे हैं। अब लेखक तो भटक गए थे, घोड़ा भी स्लो चल रहा था, तो काफी देर से पहुंचे। इससे हमारे सुमति जो है 3 बार चाय गर्म कर चुके थे, हाँ, अपने लेखक के लिए। लेकिन ये नहीं था कि चाय गर्म कर चुके हो तो खुद पिया हो। वो पूरी तरीके से अतिथि का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने चाय गर्म कर रहे थे, लेकिन तब भी लेखक का आने का इंतजार करते थे। लेखक आ जाए तो चाय पी जाए। अब जब हमारे लेखक पहुंचे तो सुमति थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन जल्द ही जब रीजन पता चला तो उनका रास्ता जो है गुस्सा शांत हो गया। चाय वाय पी और वहीं लडकोर में उन्हें रुकने के लिए जगह मिल गई और वो लोग वहां रुक गए। वे अब तिड़गड़ी के मैदान में थे। अब ये फिर से एक जगह है,
जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। अब जरा इसको समझिए, अब इन्होंने एक चीज कहा है, पहाड़ों से घिरा टापू था। अब वैसे टापू क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है। अब यहाँ बीच में क्या था, जहां पर ये तिडरी समाधि गिरी पर पहुंचे, ये एक चारों तरफ पहाड़ और बीच में थोड़ा सा प्लेन सरफेस था। ठीक है, अब जैसे ऊंचाई पूछे, अब इसे क्या कहा जाता है, तिडरी समाधि गिरी। ठीक है, आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनमें जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू। सबसे पहले हम तिडिगिरी समाधिगिरी के बारे में आपको बता दें। तिडिगिरी समाधिगिरी वहाँ का बहुत ही पूजनीय स्थान है। कहा जाता है कि वहाँ पर पहाड़ों के देवता निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पर पत्थरों से, सींगों से, इन सभी से जो है वहाँ पर सजाया, उस स्थान को थोड़ा सा ऊंचा करके डेकोरेट किया गया था। ठीक है, कि ये पहाड़ों के देवता, वहाँ की मान्यता थी कि यहाँ के देवता हैं, उनकी जगह है और बहुत पवित्र था। वहीं पर हमारे लेखक ने कुछ सफ़ेद जो हैं पताकाएं और कुछ रंगीन पताकाओं को देखा था। तो सुमति ने उन्हें बताया कि जब कोई बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु की या बौद्ध मतलम्बी की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर 108 सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं और इन सफ़ेद पताकाओं पे कुछ मंत्र लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये लगाई जाती हैं और इनको कभी उतारा नहीं जाता, ये समय के साथ मौसम से, मार से अपने आप फट जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जब उन्होंने रंगीन पताकाएं देखी तो रंगीन पताकाएं, जब किसी के घर में कुछ अच्छा काम, मंगल कार्य, शुभ कार्य होता है तो उसकी खुशी व्यक्त करने के लिए वहाँ पर वो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। तो ये तिडिरी समाधिगिरी में हमारे लेखक ने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो वो सुमति ने उनको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब तिडिगी समाधिगिरी से वे आज जब वहाँ पर पहुँचे तो अब चूँकि हमारे जो सुमति हैं, जो गाइड हैं, वो एक बौद्ध भिक्षु हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जिन जिन रास्ताओं पे जा रहे थे उन सभी रास्तों पर उनके यजमान थे। यजमान का मतलब आप जानते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई पंडित हूँ, मैं प्रवचन दूसरों के यहाँ पूजा वगैरह कराने जाती हूँ, तो जैसे मैं किसी के घर, आपके घर पूजा कराने आऊँ तो आप हमारे यजमान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सुमति क्या करते थे कि वो बोधगया से लाई हुई जो बोधगया से कुछ कपड़ा लाते थे, उसे फाड़ फाड़ के मंत्र बांध के गांठ लगा देते थे, जिसे गंडे कहा जाता था। इन गंडों को वो कहाँ जाते थे, अपने जो भी बौद्ध उनके यजमान हैं उनको देते थे और यजमान उनको उसके बदले में पैसा है, अनाज है, ये सारा दिया करते थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पर तिडिगी समाधिगिरी के आसपास उनके बहुत सारे यजमान थे। तो भाई सुमति ने कहा कि भाई मैं चला जाता हूँ वहाँ पर अपने यजमानों के यहाँ गंडे बांट आता हूँ, इसी बहाने मुझे भी कुछ मिल जाएगा। तो लेखक ने मना कर दिया। अब लेखक के मना करने का कारण क्या था कि अगर वो आसपास में यजमान में बांटने जाते उन्हें 2-3 दिन लग जाता, जिससे उनकी यात्रा डिले हो जाती। इसलिए लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि जब हम ल्हासा पहुंच जाएंगे तो हम इसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे, तो आपका ये जो नुकसान है ये वहाँ पर भरपाई हो जाएगी। सुमति मान जाते हैं और अपने आसपास के गाँवों में अपने यजमानों के यहाँ नहीं जाते हैं। सुमति मान गए और फिर इन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। अब चूंकि पहाड़ों में क्या होता है, जैसे आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो, हम लोग करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि भाई एक दिन पहले वो लोग इतना ट्रैवल करके, भटक के, सब कुछ करके थक चुके थे, तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा चलने में देर हो गई। अर्ली मॉर्निंग नहीं शुरू करके थोड़ा सा लेट मॉर्निंग में उन्होंने शुरू किया। पीठ पर सामान लादा और हाथ में डंडा लेकर चल दिया। अब चूंकि उतराई थी, चढ़ाई के समय तो घोड़े ले लिए, उतराई के समय उन्होंने घोड़े छोड़ दिए और वो पैदल चलने लगे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। अब चूंकि उन्हें लग रहा था कि चलो भाई ये पैसे तो दे देंगे, रास्ते में भाई पैसे और कमाए जाएं, तो ये हुआ, रास्ते में एक जगह पड़ी शेखर विहार। तो उन्होंने कहा भाई चलो यहाँ पर शेखर विहार में चलते हैं, कि उनको लगा शेखर विहार में भी तो हमारे यजमान हैं, तो हम वहाँ पर चलेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, तो जाके यजमानों के यहाँ गंडे बांट आएंगे और जाके वहाँ से पैसा ले आएंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने कहा। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों के हाथों में बटी है। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में है क्या, जहाँ वो जा रहे हैं। शेखर विहार में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में है क्या, जहाँ वो जा रहे हैं। शेखर विहार में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में है क्या, जहाँ वो जा रहे हैं। शेखर विहार में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में है क्या, जहाँ वो जा रहे हैं। शेखर विहार में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में है क्या, जहाँ वो जा रहे हैं। शेखर विहार में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में है क्या, जहाँ वो जा रहे हैं। शेखर विहार में एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताते हैं शेखर विहार में
तो इसको पहले आप देख लीजिए क्या है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीरों में हर जागीरदार कुछ खेती भी करता है, जिसके लिए उसे मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, शेखर विहार पहुंचे। अब शेखर विहार में वो भिक्षु नमसे से मिलने वाले थे। अब भिक्षु नमसे हैं क्या, तो इसके लिए पहले आपको तिब्बत की जो खेती बाड़ी है, जमींदार है या जागीरदारी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला है, वहाँ पर मठ बहुत जो बनते हैं, बौद्धों के मठ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मान्य होते हैं। तो इसलिए यहाँ की ज़्यादातर ज़मीन जो भी है, जो खेती लायक है या जो भी है, वो ज़्यादातर इन मठों के पास में है। अब ये मठ क्या करते हैं, अब मठ तो खेती नहीं करा सकते, तो अब क्या करते हैं, ये वहाँ पर कुछ जागीरदारों को बना देते हैं। मान लीजिए कि जो मठ है उसके अधीन करीबन 100-150 बीघा खेती है, तो वो क्या करते हैं कि हर खेती जैसे मान लो 50 बीघा एक जागीरदार को दे दी, 50 बीघा एक जागीरदार को दे दी, एक जागीरदार को दे दी। अब उन जागीरदारों का काम होता है वहाँ पर खेती करवाना, ठीक है। अब बौद्ध मठों ने तो जागीरदार नियुक्त कर दिए, अब उनका जागीरदारों का काम क्या है, खेती करवाना। अब वो खेती करवाने के लिए मजदूर जो है उन्हें बेगार पे मिलते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है, काम कराओ मगर पैसा नहीं दो। अब वो बेगार पे क्यों मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर किसान हूँ और ये मेरा खेत है, मैं यहाँ खेती कर रही हूँ और ये बगल में जो है वो बौद्ध मठ का खेत है, तो वो जो जागीरदार है वो मुझसे कहेगा भैया यहाँ पे भी जरा थोड़ा सा जो है तुम सिंचाई कर दो। तो वो सिंचाई करने का लाभ, चूंकि बौद्ध धर्म में मैं आस्था रखती हूँ इसलिए मैं बगल वाले में बगैर पैसे के सिंचाई कर दूंगी, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मेरी आस्था है कि मैं वहां पर काम कर दूंगी। तो इस तरीके से वहां जागीरदारों को बेगार मजदूर मिल जाते हैं जो अपनी आस्था के चलते बिना पैसे के वहां पे काम कर देते हैं। अब जागीरदारों ने खेती करी नहीं करी, कितनी हुई, कोई बेईमानी ना करे, तो बौद्ध मठों से कुछ भिक्षु भी आते हैं इनकी निगरानी करने के लिए, ठीक है। वहां से भिक्षु बैठे बोले जाते हैं कि आप इस जागीर को जाकर मुआयना कीजिए कि भाई यहाँ खेती कितनी हुई है, कितना हमको पैसा मिलेगा, क्या है, ठीक है। चूंकि वहाँ मठ चलते हैं, वहाँ लोगों को फ्री में खाना खिलाना है, फ्री में कपड़े देना है, शेल्टर्स देना है, बहुत सारे जो है वो अच्छे काम करते हैं जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो ये सारा पैसा इन्हीं जागीरों से की खेती से निकलता है। तो अब ये भिक्षु जब इन जागीरों पर निगरानी करने के लिए आते हैं तो इनकी एकदम राजाओं की तरह आवभगत होती है, ठीक है। तो शेखर विहार की जागीर की जो देखरेख करने के लिए वहां पर एक भिक्षु आए हुए थे जिनका नाम था नमसे। जब लेखक हमारे शेखर विहार पहुंचते हैं तो उन्हीं नमसे भिक्षु से मिलते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। तो ये जागीरदार वाला प्लॉटिंग मुझे इसलिए बताना पड़ा आपको क्योंकि यहाँ पर आगे नमसे भिक्षु उसी से जुड़े हुए थे। वहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिससे लेखक ने मान लिया और दोपहर तक सुमति वापस आ गए। अब क्या हुआ कि जब वहां शेखर विहार पहुंचे, शेखर विहार जहां पर नमसे भिक्षु रुके हुए थे वहीं पे एक अच्छा सा मंदिर था। तो लेखक हमारे वहां पहुंचते हैं, वहां उनसे मिलते हैं और नमसे बहुत ही अच्छे भद्र पुरुष थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार था जिससे हमारे लेखक मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पर जो है वो बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी, ठीक है। अब हमारे लेखक, चूंकि भाई लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो उसे पढ़ना चाहते थे। अब ये 103 हस्तलिखित पोथियां हैं क्या, मैं आपको ये बता दूं। भगवान बुद्ध को जब कहते शिक्षा प्राप्त हुई, जब उनको सब सारा ज्ञान मिल गया, उन्हें सब कुछ मिल गया, तो अब उन्होंने उसे बांटने का काम किया। तो वो जगह जगह प्रवचन देने लगे। तो उनके जो शिष्य होते थे उनके प्रवचनों को लिख लिया करते थे। तो उस समय ताम्रपत्र हुआ करते थे, पेड़ों की मोटी मोटी छालें हुआ करती थी जिन पे ये लिखा जाता था। तो वो ओरिजिनल स्वरूप उन्हें कहाँ मिला, वो शेखर विहार के मंदिर में मिला। तो अब लेखक उस ओरिजिनल को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो और वो पोथियां भी बहुत मोटी मोटी थी, 15-15 सेर की। 15 सेर मतलब एक सेर मतलब 5 किलो, तो 15 सेर समझ लो, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, बहुत हैवी थी, हैवी जो है वो पोथियां थी। और उन पोथियों को वो पढ़ने में लग गए। जब हमारे लेखक ये पोथियां पढ़ने लगे तो सुमति ने सीधे पूछ लिया कि भाई मेरे आसपास गाँव में थोड़े यजमान हैं, मैं चला जाऊँ।
तो लेखक मान गए, हाँ चला जाओ। अब देखो यही ये चीज़ हुई, जब तिडिग्री में उन्होंने अपने बोला कि भाई हम अपने चले जाएं अपने यजमानों के यहाँ, तो वहाँ मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? कि भाई अगर ये जाएंगे तो इनको 4-6 दिन लग जाएंगे और हमारी यात्रा धीमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लेखक ने जाने के लिए क्यों कहा कि भाई ये जाएंगे अपने यजमानों से मिलने तो हमें समय मिल जाएगा, तब तक मैं ये पोथियाँ पढ़ लूँगा। इसलिए इस बार लेखक मान गए कि ठीक है, जाइए आप अपने यजमान से मिल लीजिए। सुमति गए, अपने यजमानों से मिले, गंडे बांटे और दोपहर तक वो वापस शेखर विहार आ गए। चूंकि तिडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और अनमसे से विदा लेकर चल दिए। अब चूंकि उनको आगे की यात्रा करनी थी, तो अब वहां से ज्यादा दूरी नहीं थी तिडरी, तो उन्होंने अपना सामान उठाया और वहां से चल दिए। तो ये लहासा की ओर जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत हमें दिया है ना, यहाँ पर सिर्फ यहीं तक की यात्रा का वर्णन किया गया। अब इसके आगे की यात्रा जो होगी वो उन्होंने अपनी जो है लेखन में लिखा होगा, लेकिन हमारे चैप्टर में सिर्फ यहीं तक की यात्रा मेंशन थी। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें आपको मेंशन हैं, जैसे कि हम सुमति के बारे में अगर बात करें तो सुमति कहीं ना कहीं बहुत चालाक व्यक्ति बताए गए हैं, क्योंकि वो यजमानों से पैसे ऐंठने के लिए गंडे बांटते थे। तो भाई जो बोधगया से जो कपड़ा आता था उसके छोटे छोटे चिट्ठे बनाते थे और गांठ बांध के मंत्र बांध के देते थे। अब जब वो कपड़ा खत्म हो जाता था तो नॉर्मल कोई भी कपड़े को बोधगया का कहकर लोगों को बांट देते थे। तो इस तरीके से वो अपने यजमानों को बेवकूफ़ भी बनाते थे। ये चीज़ भी चैप्टर में दी गई है। तो इस तरीके से ये चैप्टर था जहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। लेकिन हमेशा याद रखना, यात्रा वृत्तांत के साथ आपको बहुत सतर्क रहना है। इनमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, कुछ फिगर्स यानी कि आंकड़े होते हैं। इनको आप एज इट इज़ लिखोगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक बार सजेस्ट ज़रूर करूँगी, ये वन शॉट रिवीजन से। ठीक है, रिवीजन से पहले हमेशा एक बार पूरा चैप्टर आप बुक से ज़रूर पढ़ा करो। ये एक बेसिक होता है, बुक से पढ़ना मस्ट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वो बुक्स हमें पढ़ने के लिए, हमें शॉर्ट्स पढ़ने के लिए नहीं दी है। ठीक है, तो एक बार आप फुल चैप्टर उससे पढ़ लो, जो जो चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइटर लेकर हाईलाइट करते रहो। फिर रिवीजन के लिए तो आप ये इन वीडियोज़ को देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? यहाँ पर पहला कारण ये था कि उनका घोड़ा बहुत स्लो था। ठीक है, दूसरा कारण उन्होंने गलत मोड़ ले लिया था। उन्हें जाना दाहिनी तरफ था और वे मुड़ गए थे बाईं तरफ। इस वजह से वो अपने गाइड, अपने दोस्त सुमति से पिछड़ गए थे। लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से हमारे लेखक बिछड़ गए थे। पहला क्या है? लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। सुमति का घोड़ा अच्छा चल रहा था तो वो तो पहले पहुंच जाते हैं। अब इनका घोड़ा बहुत स्लो चल रहा था तो ये थोड़ा पीछे हो जाते हैं। घोड़ा धीरे चलने के कारण लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। नेक्स्ट है, दूसरे रास्ते पर 1.5-2 मील चलने पर लेखक को लगा कि वह गलत रास्ते पर आ गए हैं। वहां से वह फिर वापस आकर दूसरे रास्ते गए। अब क्या हुआ, जैसे मान लो वो लडकोर की तरफ जा रहे हैं। अब लडकोर की तरफ उनको जाना था, उन्हें जाना था कहाँ? राइट हैंड साइड, और वो चढ़े गए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दाहिना मतलब राइट साइड और लेफ्ट मतलब बाएं साइड। तो उनको जाना राइट साइड था और वो किधर चले गए? बाएं साइड। और बाएं साइड में भी जब 1.5-2 मील आगे चल गए तब उन्हें समझ में आया कि मैं कहीं गलत पहुंच गया। फिर उन्होंने पूछा, फिर वो 1.5-2 किलोमीटर वापस आए, फिर उन्होंने सही टर्न दाहिनी तरफ लिया, तब वो कहीं जाकर सुमति के पास पहुंचे। तो इस तरीके से उनको काफ़ी देर हो गई थी, जिसकी वजह से सुमति उनसे नाराज भी हुए थे, गुस्सा भी किया था उन्हें। नेक्स्ट है, कंजुर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है? तो मैंने अभी हस्तलिखित जो 103 पोथियों के बारे में बताया, इन्हीं को हम कहते हैं कंजुर, जिनमें बौद्ध वचन हस्तलिखित हैं। ठीक है, इनके ही बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, कंजुर भगवान बुद्ध के वचनों की हस्तलिखित अनुवादित पोथियां हैं। अब भगवान बुद्ध ने जो वचन दिए उनको अनुवाद करके उनके भक्तों, उनके अनुयायियों द्वारा हाथ से लिखी गई। ठीक है, ये पोथियां मोटे मोटे कागजों पर बड़े अच्छे और बड़े अक्षरों में लिखी गई हैं। तो ध्यान रखिए भाई, उस समय भाई इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि भाई आज जैसा एकदम बढ़िया कागज आए। तो जो एक रफ मटेरियल, जो मोटे मोटे कागजों वाला जो उस समय मिलता था, लास्ट खास तौर से आप उनको ताम्रपत्र बोलोगे, पत्ते बोलोगे, उनसे जो बनाए जाते थे, उन्हीं पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है।
एक एक पोथी लगभग 15-15 शेर की होती है। मैंने बताया ना कि 103 पोथियां थी वहां पर, और एक पोथी का वेट था 15 शेर। एक शेर में आता है 5 किलो, ठीक है। अब केजी, क्योंकि हम लोग शेर नहीं जानते, तो ऐसे समझो कि 1 केजी में लमसम 5 केजी आता है, ठीक है। एक शेर में 5 केजी रहता है, तो अब 15-15 किलो की पोथी यानी कि बहुत हैवी वो रहती होंगी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की भौगोलिक यात्रा का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो वहां पर उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़, समतल एरिया, आपका जो लडकोर का रास्ता है, डांडे का रास्ता है, तिगड़ी समाधिगिरी है, हर जगह की भौगोलिक परिचय दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया। भौगोलिक मतलब होता है जियोग्राफिकल जो स्टेटस उन्होंने हमको बताया है, ठीक है, वो सारी चीजें, तो वही आपको यहां पर लिखनी है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ के रास्ते बड़े ही दुर्गम हैं, क्योंकि भाई जब ये हमारे लेखक गए तो उस समय, आजकल तो भाई बहुत टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, डेवलपमेंट हो गया, रास्ते बन गए, लेकिन जब लेखक 1929-30 में गए होंगे तो सोचिए वहां खाक डेवलपमेंट था, कुछ भी नहीं था वहां पर, तो रास्ते बहुत मुश्किल थे। ये रास्ते घाटियों से घिरे हुए हैं। यहाँ की जलवायु ठंडी है, यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है। एक और दुर्गम चढ़ाई तो दूसरी ओर गहरी गहरी खाइयां हैं। आप ऐसे चढ़ रहे हो तो भाई जितना ऊंचे चढ़ोगे खाइयां भी उतनी गहरी होती जाएंगी। चढ़ते समय जहां सूरज माथे पर रहता है, वहीं उतरते समय पीठ भी ठंडी हो जाती है। मैंने कहा ना, सूरज सामने धूप पड़ रही है तो आपका ये पूरा एरिया जलने लगेगा, धूप इतनी तेज स्ट्रॉन्ग आएगी। लेकिन अगर पीछे की तरफ धूप नहीं पड़ रही तो पीछे आपको बहुत ठंडा लगेगा, आपकी पीठ में आपको बहुत ठंडा लगने वाला है। इसके एक और बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चिंताकर्षक चोटियां हैं, तो दूसरी ओर बर्फ रहित भूरी पहाड़ियां हैं। भाई अब देखिए क्या है, तिब्बत बहुत सूखा एरिया है, बहुत ड्राई एरिया है, वहां पर हरियाली बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां बारिश होती ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर बहुत ड्राई है, ग्रीनरी रहती ही नहीं। पहाड़ियों के मोड़ बड़े ही खतरनाक है, इन स्थानों पर डाकुओं का भय रहता है। अब देखिए पहाड़ी है, मोड़ भी एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम जिनको अंधा मोड़ कहते हैं, एकदम टर्न इस तरीके का। एक होता है मोड़ हमें दूर से दिखता है, कौन गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, नहीं, ये मोड़ ऐसे खतरनाक है कि एकदम जो टर्न होते हैं उस तरीके के टर्न होते हैं, तो सामने से कौन आ रहा है ये सारी चीजें दिखना मुश्किल हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, लहासा की ओर पाठ के आधार पर सुमति की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सुमति के चरित्र को हमें यहाँ पर उकेरना है। तो सुमति जी के बारे में हमने काफी कुछ बताया, उनके बहुत सारे यजमान हैं, जिससे पता चलता है कि वो बहुत मिलनसार हैं, गंडे बांटते हैं, तो लोगों के साथ चीटिंग भी कर रहे हैं, व्यवहार में अच्छे हैं, वहाँ की भौगोलिक सांस्कृतिक सभी चीज़ों से वो अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। सुमति की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। सुमति लेखक के परम मित्र थे, वे मिलनसार स्वभाव के थे, क्योंकि भाई जिस जगह से भी जा रहे थे वहां पे उनके यजमान बहुत सारे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि वो बहुत ही मिलनसार हैं। वे समय के पाबंद थे। सुमति अतिथि सत्कार में कुशल थे। अब ये कैसे, अब जैसे वहां पर जो हुआ ना कि जब वो रास्ता पिछड़ जाते हैं, तो पिछड़ने के बाद लेखक सुमति 3 बार चाय गर्म करते हैं, लेकिन एक बार भी चाय खुद नहीं पीते। क्यों? क्योंकि उनके लिए अतिथि उनके पहले सर्वोपरि हैं। जब वो आ जाते हैं तब दोनों साथ में चाय पीते हैं। वो चाहते तो भाई पहले 3 बार गर्म किया था, एक बार में चाय वो खुद पी लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अतिथि का वेट किया। वे जितनी जल्दी गुस्सा होते थे उतनी ही जल्दी शांत हो जाते थे। तो लेखक के देर पहुंचने से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, लेकिन उतनी जल्दी जब उनको रीजन पता चला तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया। उन्हें तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान है। उन्हें पता है कि भाई ये कौन सा रास्ता हमारे लिए सेफ है, कौन सा रास्ता नहीं सेफ है, किस रास्ते हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें मुड़ना चाहिए, ये सारी चीजों से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। अब चूंकि वो एक बौद्ध भिक्षु हैं, तो इस तरीके से बौद्ध धर्म में वो आस्था रखते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयां थी। अब देखिए तिब्बती एक पहाड़ी इलाका है, तो इस जगह पर यात्रा करना मुश्किल भी है, ठीक है। यात्रियों को कुछ लोग तो सहयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजों का उनको परेशानियां होती थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए निम्नलिखित कठिनाइयां थी। यात्रियों को डांडे जैसे स्थानों पर चढ़ाई करते हुए जाना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है, आप जाओगे ट्रैवल करोगे तो चढ़ाई उतराई तो रहेगी, करनी पड़ेगी। उन स्थानों पर उन्हें जान माल का खतरा रहता, क्योंकि वहां डाकुओं का भय था। ये बात तो था, क्योंकि वहां पे बहुत निर्जन इलाका है, चढ़ाई है, ऊंचाई है, तो इस वजह से वहां पर डाकू भी बहुत रहते थे, जिसकी वजह से वहां पर
अपनी खुद की जान का भी खतरा है और सामान के भी लूट जाने का खतरा है। वहां के रास्ते ऊंचे नीचे हैं थे, वहां की जलवायु विषम थी, कभी तेज सर्दी तो कभी सूरज की गर्मी सहनी पड़ती थी। तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई वहां पर आपको जैसे सूरज है तो आपको गर्म है, सूरज ढलते ही बहुत ठंडी हो जाएगी, सूरज जहां पड़ रही है रोशनी वहां आपको बहुत है, लेकिन छांव में चले गए आपको बहुत ठंडा लगेगा। तो इस तरीके से मौसम भी वहां पर बहुत ही तेजी से बदलाव के साथ में रहता है। प्रश्न संख्या 6 है, डांडे तथा निर्जन स्थलों पर डाकू यात्रियों का खून पहले ही क्यों कर देते थे? देखिए इसके 2 रीजन मैंने आपको बताए थे। डांडे जैसे जो सुनसान इलाके हैं वहां पे डाकू सबसे पहले यात्रियों का खून करते थे, फिर उसके बाद पैसा लूटते थे। इसका सबसे पहला रीजन ये था कि वहां पर कोई भी हथियार कानून नहीं था। अगर डाकू पहले यात्रियों को नहीं मारेंगे तो यात्री अपने सेल्फ डिफेंस में डाकुओं को मार सकते थे, तो इस खतरे के चलते वो सबसे पहले मार देते थे। दूसरा रीजन ये रहता था वो सबको इसलिए मार देते थे ताकि बाद में कोई गवाही ना बचे, कि बाद में भाई पुलिस आएगी गवाही होगी तो इनके पकड़े जाने का डर रहेगा, ये भी एक रीजन रहता था। चलिए, तिब्बत के डांडे तथा निर्जन स्थलों पर डाकू यात्रियों का खून पहले इसलिए कर देते थे क्योंकि वहां की सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी। ठीक है, ना पुलिस पर ना खुफिया विभाग पर कि भाई इतना पैसा कहां से दिया जाए, क्या किया जाए। इस कारण वहां के डाकुओं को पुलिस का कोई भय नहीं था। वहां कोई गवाह नहीं मिलने पर उन्हें सजा का भी डर नहीं था। जब कोई गवाह ही नहीं मिलेगा तो किस बात का डर, वही नहीं है भाई, सबको मार दिया तो गवाह ही नहीं है। वहां हथियार कानून ना होने से अपनी जान बचाने के लिए पिस्तौल और बंदूक तो लाठी डंडे की तरह रखे जाते थे। अब वहां पे जो मान लीजिए नॉर्मल जो व्यक्ति है वो भी एक लाठी डंडे की तरह अपने साथ पिस्तौल रख रहा है, तो अगर वो उसके ऊपर डाकू हमला करेंगे तो वो सेल्फ डिफेंस में वो भी मारेगा, वो मारेगा तो डाकुओं को मरने का डर था, तो इसलिए वो पहले ही लोगों को मार देते थे, मौका ही नहीं देते थे कि तुम पलटकर वार कर पाओ, तो तुरंत उनको मार दिया। तो इस रीजन से वो बाद में देखते थे कि भाई तुम्हारे पास सामान है या नहीं है, पहले वो लोगों को मार दिया करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 लिहाजा की ओर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। और फिर से बोल रही हूँ कि जो भी यात्रा वृत्तांत होते हैं उनमें बहुत सारे फैक्ट्स को आपको नोट डाउन करना पड़ता है, तो इन फैक्ट्स को आप नोट डाउन करिए। कहीं आपकी बुक्स में आप पढ़ोगे, आप उन्हें हाईलाइट्स कर लो, लिख लो, किस जगह का नाम क्या है, कितनी ऊंचाई है, क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम समझने वाले हैं अपनी उपभोक्तावाद की संस्कृति को। क्या होता है ये, कैसे समझें इसको। तो ये एक निबंध है, तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन मेरा फर्स्ट सजेशन यही रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले। ठीक है, पहले डिटेल वाला समझो, फिर उसके बाद रिवीजन करना, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 3rd चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।